हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टोटल मैथ्स चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है जो कभी स्टूडेंट का पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th या कोई इंजीनियरिंग कोर्स हो, बेगर त्रिकोणमिति कंप्लीट होने वाला वो कोर्स नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति स्टूडेंट लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति का हम परिचय जानेंगे एकदम जीरो से। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जिससे कि हमारा वीडियो आप सभी को मिल सके और आप सभी का स्टडी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति शब्द के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द जो है, त्रिकोण मिति, ये शब्द जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द इसमें है त्रि, और दूसरा शब्द है इसमें कोण, और तीसरा शब्द है इसमें मिति। ठीक है, तो ये तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। त्रि का अर्थ होता है तीन, और कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप, किसी वस्तु का मापना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द से पता चल रहा है कि तीन कोणों के बारे में बता रहा है कि माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है ना। कि तीन कोणों की माप की यदि हम बात करें तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम इसका माप कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका इंग्लिश है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश शब्द है, ये भी तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द इसमें है ट्राई, जिसका अर्थ है थ्री, और दूसरा शब्द है इसमें गॉन, जिसका अर्थ है साइड, और मेट्री का अर्थ है मेजर से, मेजर। अब थ्री का अर्थ क्या होता है? तीन, और साइड का अर्थ भुजा, और मेजर का अर्थ माप। ठीक है, तो ये इंग्लिश शब्द कह रहा है कि तीन भुजाओं की यदि हम माप के बारे में बात करेंगे तो होता है हमारा त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हिंदी का शब्द है। हिंदी के शब्द का मीनिंग अलग निकल रहा है। ये बता रहा है तीन कोणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें, और इसमें तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करेंगे इंग्लिश वाले शब्द में। शब्द एक ही है लेकिन मीनिंग इन दोनों का अलग अलग निकल रहा है। कोई कोण के बारे में बात कर रहा तो कोई भुजा के बारे में बात कर रहा। इसी प्रकार से आप 9th में पढ़े होंगे त्रिभुज, है ना। त्रिभुज, त्रि का अर्थ मैंने बताया तीन, और भुज का अर्थ भुजा, है ना। भुज का अर्थ भुजा, और इसी का इंग्लिश है ट्रायंगल। ये इंग्लिश शब्द है। अब मैंने बताया ट्राई का अर्थ थ्री, यानी कि तीन, है ना। एंगल मतलब कोण, एंगल का अर्थ है कोण से। तो देखिए त्रिभुज में हिंदी का शब्द भुजा के बारे में अध्ययन करने के बात कर रहा है कि त्रिभुज में तीन भुजाओं का अध्ययन, है ना, और ट्रायंगल में तीन कोणों के बारे में बात कर रहा है। शब्द एक ही है लेकिन हिंदी के जो शब्द है इसका अर्थ अलग निकल रहा है, भुजा के बारे में बात कर रहा है, और इंग्लिश के शब्द जो है ये कोण के बारे में बात कर रहा है। तो इससे डिस्टर्ब होने वाला कोई बात नहीं है ना। यदि तीन भुजा और तीन कोणों की बात किया जाए मापन की तो होता है हमारा त्रिकोणमिति। अब देखिए समकोण त्रिभुज के आधार पर ये ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। समकोण त्रिभुज के आधार पे, समकोण त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति बनाया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और दूसरा जो दो कोण बचते हैं वो छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटा कोण होता है, इसका न्यून कोण नाम होता है। ठीक है, ये 90 अंश होता है। तो समकोण त्रिभुज के आधार पर हमारा त्रिकोणमिति बना है। अब आप ये सोचेंगे क्या और त्रिभुज जो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या इसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं त्रिकोणमिति में? जी हाँ, इस प्रकार त्रिभुज रहेगा तो नहीं अध्ययन कर सकते हैं। इसका अध्ययन करना हुआ तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे
समकोण त्रिभुज में, जैसे पहले मैं बता दूं कि इसमें हम लंब डालेंगे, लंब डाल के हम इसको हम 90 अंश के कोण में परिवर्तित करेंगे, है ना। एक कोण 90 अंश का बनाएंगे, जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तब हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं ले लूँ एक विषमबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज का भी अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं इस रूप में, लेकिन इस पे हम लंब डाल देंगे, फिर ये भी 90 अंश का एक कोण बन जाएगा, ये समकोण बन जाएगा, फिर इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अन्यथा हम त्रिकोणमिति में अलग प्रकार के जो विषमबाहु और समबाहु ये त्रिभुज जो होंगे इनका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। केवल हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन त्रिकोणमिति में हम करेंगे, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में पहला हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है ना। तो समकोण त्रिभुज का विशेषता ये है कि इसमें जो है एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, और दूसरे जो दो कोण होते हैं ये जो होते हैं ये न्यून कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये होता है कि एक कोण 90 अंश का और दो न्यून कोण होंगे। तो इसमें देखिए ये त्रिभुज ऐसा लग रहा है ना कि भुजा AB पर ये टिका हुआ है, इसका ये क्या है, आधार है, बेस है, तो इसका नाम हो गया आधार, इसका नाम आधार हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये भी भुजा पे ये टिका हुआ है तो इसका नाम आधार, और इसी पे ये आसन लिया, ऐसा लग रहा है ना देखने पे कि भुजा AB पर ये पूरा त्रिभुज रुका हुआ है, रुका हुआ अर्थात मतलब ये आधार भी है उसी का और आसन भी उसी भुजा पे ये त्रिभुज लिया हुआ है, तो इसका दूसरा नाम आसन्न भुजा, दूसरा नाम इसका आसन्न भुजा, ये दूसरा नाम इसका आसन्न भुजा। और ये बेस होता है इसलिए इसे B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण एक ही हम साथ में लेकर चलेंगे, होते तो दो न्यून कोण है, लेकिन जब इसका हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे तो इसको न्यून कोण हम किसी एक को मानेंगे, जैसे मैंने मान लिया इसको, तो कोई अंश इसमें दिया नहीं है कि कितने अंश का ये कोण है, तो उस जगह हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो दूसरी बात इसमें कि न्यून कोण के जस्ट जो सामने होगी भुजा, जैसे ये न्यून कोण है इसके जस्ट जो सामने है यानी कि इसके सम्मुख है, तो इसका दूसरा पहला नाम सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हो जाएगा, इसका पहला नाम सम्मुख भुजा। और देखिए ये भी भुजा पर ये लंब है, क्या है, लंब है। लंब क्या होता है, जैसे मैं बता दूं ये भुजा है, ये और B ये भुजा है, तो इस पे एक लंब डाल दिया जाए, एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाए या मतलब लाइन खींच दिया जाए, तो ये होता है लंब। यहाँ भी 90 अंश बनाएगा और यहाँ दोनों साइड ये 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये होता है हमारा लंब। लेकिन मैं जब इसको मिटा दूंगा, इसको जब मैं मिटा दूंगा तो आप देखिए पहले की तरह ये दिखने लगा। आप देखिए ऐसे में इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो ये समझाना चाहता था मैं कि ये इस भुजा पर ये लंब है, तो लंब है तो इसको लंब नाम दे दिए, इसका ये लंब है, तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें कि 90 अंश के जस्ट जो सामने भुजा होगा, यानी कि 90 अंश के सामने कौन सा भुजा है, ये, तो इसका नाम क्या है, कर्ण। जो 90 अंश के जस्ट सामने भुजा होगा उसका नाम हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो आप सब लोग देख सकते हैं इसमें 3 कोण और 3 भुजा है, ठीक है। तो ये कोण 90 अंश, मैं बता दूं कि 3 कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण ये प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन इसमें हमारा एक कोण 90 अंश दिया है, क्या दिया है, कोण A प्लस B की जगह पे हमें 90 अंश दिया है, और प्लस कोण ये हो जाएगा हमारा C, ये बराबर 180 अंश है ना। तो इस प्रकार कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, ये पक्षांतर करके इधर मैंने कर दिया। यदि आप सभी को पक्षांतर करने नहीं आ रहा है तो पक्षांतर के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया हूँ,
वहां से देखकर आप लोग सीख सकते हैं पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी हमारा हो जाएगा 90 अंश। यहाँ से ये पता चल रहा है कि यदि ये कोण 90 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग हमारा जो होगा 90 अंश होगा। यदि यहाँ कोई कोण दे दिया जाए यानी कि थीटा के बराबर हमारा 30 अंश हो तो क्या दूसरा कोण हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए के बराबर 30 रख दिया, कोण ए की जगह पे मैं 30 रख दे रहा हूँ, तो कोण 30 अंश इसको कर दिया प्लस कोण सी हमें निकालना है कि 90 अंश माइनस हम 30 कर देंगे तो कोण सी के बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस 30 अंश, ये बराबर हमें 60 अंश मिल जाएगा। इससे ये पता चल रहा कि यदि न्यून कोण हमें एक पता हो जाए तो दूसरा न्यून कोण हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, तो इसको मिटा के थोड़ा बात करते हैं आगे। तीन कोण हमारा ऐसे पता हो जाएगा, है ना। तो इसमें तीन भुजा भी है, कौन भुजा, आधार भी है, लंब भी है और कर्ण है। तो देखिए इसमें तीन भुजा है यानी कि एक ये फैमिली है, त्रिभुज क्या है, एक फैमिली है। तो फैमिली में तीन लोग हैं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। मैं बता दूं आपको कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बताऊं, ये 2 और 3, ये तीन भुजा है, तो ये भुजा जो है इससे जुड़ा है और ये भुजा इससे जुड़ा, ये भुजा इससे जुड़ा, तो इसके बीच में संबंध बने कितने, 6 संबंध बने। कैसे बने मैं समझा रहा हूँ आप सभी को। जैसे मैं बता दूं, एक फैमिली इसको मान लिया मैंने, एक फैमिली में पिताजी है ना, और माताजी है, क्या माताजी है, और एक दूसरा उनका पुत्र हो गया। ठीक है, ये तीन लोग हैं, इनके बीच में क्या संबंध बनेगा इसको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पिताजी कहेंगे ये हमारा कौन है, पुत्र है, और पुत्र भी कहेगा ना ये हमारे पिताजी हैं। इन दोनों के बीच में दो संबंध बन गए। अब पुत्र कहेगा ये हमारी माताजी है, और माताजी भी कहेंगे ये हमारा पुत्र है। तो इनके तीन के बीच में अभी 6 संबंध बन गया, सॉरी 4 संबंध बन गया, लेकिन ये अभी संबंध कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से इनका भी बनेगा। पिताजी कहेंगे हमारी तो वाइफ है, और वाइफ ये कहेंगे ये तो हमारे हस्बैंड है। तो इस प्रकार से यानी कि तीन भुजा है, तीन भुजाओं के बीच में 6 संबंध बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, देखिए यहाँ एक संबंध, और ये 2 संबंध, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6 संबंध। 6 संबंध बन गए। तो इसका नाम क्या है, वो नाम आर्यभट्ट जी ने बताया है कि 6 संबंध त्रिकोणमिति में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने पहला जो संबंध बना उसका नाम हिंदी में दिए जिया। क्या नाम दिया, जिया। अब इसका इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया साइन, SINE। इसका नाम उन्होंने हिंदी में दे दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा, दूसरा कोज्या, दूसरा नाम कोज्या रख दिए, और इसका इंग्लिश में नाम कोसाइन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया बताया तो हमारे देश के वो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट जी ने, जो साइन का उन्होंने खोज किया। ठीक है, साइन का उन्होंने हिंदी नाम दिया जिया का मतलब अर्ध जिया, जीवा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जब ये अपने आर्यभट्टियम पुस्तक उनका है उसमें उन्होंने ये उल्लेख किया, अब उन्हीं के पुस्तक का भाषा का चेंजिंग हुआ, वो दूसरे भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में जब लिखा गया तो इस साइन को साइनस कर दिए, साइन को साइनस कर दिया। ठीक है, तो ये बात हटाओ, ये अब हटाओ, इसको इस प्रकार से लिखें। और तीसरा जो इनका संबंध बना इसको कर दिए स्पर्शजा, इसका नाम क्या है, टैनजेंट। ठीक है, इसका नाम इन्होंने रखा टैनजेंट। अब चौथा संबंध कोट स्पर्शजा, कोट स्पर्शजा, तो इसका नाम रख दिए को टैनजेंट। इसका नाम रख दिया उन्होंने कोटैंजेंट। ठीक, अब पांचवा जो संबंध है उसका नाम रख दिया इन्होंने ब्यूकोजिया।
ब्यूकोजिया, ब्यूकोजिया। अब छठवां संबंध ब्यूजिया, ब्यूजिया। ऐसे ऐसे पहले उन्होंने हिंदी में नाम दिया, फिर इंग्लिश में इसका अलग अलग मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करते रहे, है ना। तो इसका नाम रख दिया सेकंड, सेकंड, और इसका नाम रख दिया कोसेकंड, कोसेकंड। ठीक, यहां तक बात हुआ। अब इसका एक एडमंड गुंटर नाम के मैथमेटिशियन थे, जो साइन का सूक्ष्म रूप शॉर्ट फॉर्म उन्होंने साइन कर दिया। क्या कर दिया, इसको मिटा दूं, है ना, ये समझ गए। इसका नाम चेंज करके उन्होंने साइन कर दिया। क्या कर दिया, साइन, 3 फॉर्म में, SIN, 3 लेटर में लिख दिए। और सबसे पहले इसी का मतलब खोज हुआ था साइन का, और कॉस और टैन का बहुत बाद में हुआ था, बहुत बाद में 1500 ईस्वी के बाद में हुआ था। अब देखिए, ये इसका जो कोसाइन लिखा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जोनस मूरे नाम का एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको कोसाइन को क्या कर दिया, कॉस कर दिया। इसका 3 लेटर में नाम रख दिया, ठीक है। और टेंजेंट का नाम रख दिया 3 लेटर में, टेन। इसी को, इसको भी, कॉट को भी कर दिए 3 लेटर में, ठीक। और सेकंड को 3 फॉर्म में क्या लिख दिए, सेक, और को सेकंड को कोसेक, ठीक है। इस प्रकार से इसका चेंजिंग होते हुए आज के रूप में जो हम पढ़ रहे हैं ये है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इस रूप में अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये साइन, कॉस, टैन और कॉट, ये सारे अभी अधूरे हैं। अधूरे कैसे हैं, अभी त्रिकोणमिति में इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं महत्व है, जैसे मैं बता दूं कि एक स्कूल में, एक ही क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जिसका नाम हो जाए अंकित, अंकित। अब 5 अंकित हैं, अब हमें प्रेजेंटी लगाना हुआ, या कोई टीचर प्रेजेंटी उनको लगाना हुआ, तो कैसे उनका नाम लेंगे, कोई नाम ले लिया जाए कि अंकित, तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, जो 5 नाम के स्टूडेंट हैं सारे आए हुए हैं, तो कैसे बताएंगे हमारा नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ उनके नाम के आगे टाइटल देना पड़ेगा कि अंकित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, अंकित शर्मा है या वर्मा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंकित शर्मा या अंकित वर्मा। तो इस प्रकार से ये अधूरा है जब तक इसके बारे में हम कोड ना दिखा दें कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये यहाँ कोड दिखा दिया गया कि हाँ मैं किस कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बाद त्रिकोणमिति में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो मैंने पहले बताया कि न्यून कोड जब हम लेंगे, यदि कोई कोड नहीं रहेगा तो उसको थीटा मानेंगे, जब थीटा मानेंगे तो सब में हम थीटा लगा देंगे, सब में थीटा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका महत्व, इसमें इसका महत्व बहुत हो जाएगा कि ये है कुछ, ठीक है। और उसी प्रकार ये थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे 45 अंश कर दिया जाए या 30 अंश कर दिया जाए, तो इसकी जगह पे हम थीटा ना लिख के थीटा का मान हम अंश में लिख देंगे जब दिया रहेगा, है ना। तो इसको मिटा करके मैं समझाने के लिए बता दूं कि यहाँ 30 अंश भी हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, सब में थीटा भी हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, जितना अंश दिया रहेगा वो सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम थीटा मान के ही चलेंगे क्योंकि हम लोग सवाल नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसे थीटा ही मान कर चलेंगे, है ना। समझाने के लिए बताया कि थीटा का मान दिया रहेगा तो हम थीटा नहीं लिख के उसका मान लिखेंगे। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। और आगे बात करता हूँ, तो समझ गए, तो इसको मिटा दो। चलिए, अब देखिए इनके बीच में कोई ना कोई संबंध है। अब जब संबंध है, यदि इन्हीं का तुलना कर दिया जाए, इन्हीं का तुलना कर दिया जाए एक दूसरे से, तो वो होता है हमारा अनुपात। जैसे मैंने बताया कि पिताजी है, पिताजी है ना,
पिता की तुलना हम कर दिए पुत्र से, पुत्र से, तो ये अनुपात में हो गया। अनुपात आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो जानते होंगे अनुपात किसे कहते हैं। पी बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या लिखा जाए तो उसे अनुपात कहते हैं। जैसे मैं 4/3 लिख दूं तो ये क्या अनुपात है, यानी कि 4:3, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ये होता है अनुपात। तो इसी का त्रिकोणमितीय अनुपात भी है। 6 अनुपात है, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको रहने दो अभी। अब देखिए साइन थीटा, यानी कि यदि हम लंब और कर्ण का तुलना कर दिए, लंब और कर्ण, तो होता हमारा साइन, यानी कि लंब बटे हम कर्ण कर दें, लंब बटे हम कर्ण कर दे तो होता हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरा तुलना करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आधार बटे यदि हम कर्ण कर देंगे, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा के बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इसी प्रकार से tan थीटा के बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब इन दोनों का हम तुलना कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, tan थीटा के बराबर हमारा हो जाएगा ये लंब बटे आधार। तो मैंने बताया ये 3 ही है, मेन तो 3 है, और 3 से ये 3 बने हैं, 3 से 3 बने हैं। जैसे एक परिवार में 3 लड़के हैं तो उनका शादी होगा तो 6 हो जाएंगे ना, तो उसी प्रकार से ये पहले थे 3 और 3 से हो गए अब 6। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये जिया है और बी जिया से कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, शब्द से मैच हो रहा है कि ये बी जिया है, ये कोच जिया है, मतलब ये जिया है, तो कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, तो इसका संबंध इससे है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे से ये संबंधित है। तो इसी प्रकार से ये कोज्या है तो ये व्यू कोज्या है, ये स्पर्शजा है तो ये कोटि स्पर्शजा है। इन तीनों में 3 के संबंध से मिलके ये 6 बन गए, ठीक है। तो ये जब मेन 3 है, अब इन्हीं को हम पलट देंगे, इन्हीं को हम पलट देंगे तो हमारा ये 3 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये देखिए ये साइन है ना, साइन का संबंध किससे है, कोसेक से, साइन का संबंध किससे है, कोसेक से, यानी कि इससे। अब जब साइन को हम पलटेंगे तो हमारा कोसेक बन जाएगा, यानी कि नीचे से लिखूं साइन को पलटेंगे यानी कि कर्ण, कर्ण बटे हम लंब नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक, है ना, कोसेक थीटा बराबर। अब देखिए कॉस को हम पलटेंगे तो सेक बन जाएगा, कॉस को पलटेंगे तो हमारा सेक बन जाएगा। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और ये आधार नीचे हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से tan को पलटेंगे तो हमारा काट हो जाएगा, आधार नीचे है तो इसको हम ऊपर कर देंगे आधार, और इसके बटे हम कर देंगे लंब। तो इस प्रकार से इनमें 6 अनुपात भी बन गया। अनुपात मैंने बताया कि P बाई Q के रूप में लिख दिया जाए, अनुपात होते हैं। जब इनका अनुपात में हम तुलना कर देंगे, किसी ना किसी से तुलना कर देंगे तो हमारे 6 संबंध बनेंगे। तो एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं, जैसे तुम मुझसे बड़े हो तो मैं तुमसे छोटा भी तो हूँ, है ना। तो इस प्रकार से इनमें 6 अनुपात बने, ठीक। तो इससे आगे बात करता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। साइन में हम 5 से भाग दे देंगे तो एक अलग सूत्र हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और बटे में कर्ण, ऐसा कर सकता हूँ ना। अब इसमें मैं भाग दे दूं, इसमें मैं भाग दे दूं किससे, कॉस से, तो इसके बटे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इसमें इससे भाग दूंगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण हो गया ना। तो देखिए यहाँ कर्ण और कर्ण हर समान है तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होगा ना। अब इसके बराबर आप देख सकते हैं क्या बचा ऊपर, लंब, क्या बचा, लंब बचा, और नीचे क्या बचा, आधार, नीचे हमारा आधार बच गया है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, आप देख सकते हैं कि लंब बटे आधार को हम tan बोलते हैं।
तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, tan। तो साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा। ये हमारा एक सूत्र और बन गया है ना, ये हमारा सूत्र बन गया। लेकिन अब देखिए tan से संबंध है किसका, काट का, तो काट जो हमें प्राप्त करना होगा तो इसको हम पलट देंगे, यानी कि cos हमारा ऊपर हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा हमारा नीचे हो जाएगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा cot थीटा के। तो ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, आप सब लोग इसे लिख लीजिए या याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप सब लोग याद कर सके। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ये एकदम त्रिकोणमिति का बेस है। यदि आप सभी को ये नहीं आ रहा है तो अगले क्लास में या एक्सरसाइज में फंसने वाले हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को पहले बेसिक बता रहा हूँ। एक होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, बगैर पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिग्नोमेट्री में आप सब लोग कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर हम करेंगे, यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा हमारे दो जो छोटे भुजा हैं उनके वर्गों का योग के बराबर होगा। यानी कि हमारा लंब है, लंब का हम स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये बड़ी भुजाओं के बराबर होगा। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। ठीक है, ये प्रमेय एक समीकरण भी है, क्योंकि ये इसमें दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और राइट हैंड साइड होते हैं वो समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बताया बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस यानी कि h से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सब लोग ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब इससे बहुत सारे सूत्र बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे सूत्र, मैं बता रहा हूं आप सभी को कि इससे कैसे सूत्र बनेंगे। तो इसको मिटा दो, अभी छोटा सा लिख दो, है ना। अब देखिए कि इससे कैसे सूत्र बनेंगे। हमारा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसे इसे लिखूंगा, और ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी में कर्ण से मैं अगर भाग दे दूं, कर्ण से मैं भाग दे दूं सभी में, तो ये क्या प्राप्त होगा, कर्ण का स्क्वायर मैं कर दूं इसमें भी और इसमें भी, सारे टर्म में। टर्म क्या होता है यदि आप सभी को नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ छोटा सा, आप सब लोग जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, टर्म और पद क्या होते हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि कर्ण बटे कर्ण। समझाने के लिए एकदम जीरो से चल रहा हूँ आप सभी को, नहीं तो मैं यहीं पे काटा पीटी करके हम ला देते हैं आंसर, है ना। अब देखिए लंब बटे कर्ण तो इस प्रकार से हम स्क्वायर लगाएंगे। अब आधार बटे कर्ण, सबके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर। अब देखिए कर्ण और कर्ण दोनों सेम है, ऊपर भी कर्ण है और नीचे भी कर्ण है, तो ये कट जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 1, है ना। अब देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण पीछे याद कीजिए आप सब लोग, लंब बटे कर्ण को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। अब देखिए इस पे वर्ग है तो हम यहाँ वर्ग लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे और प्लस बीच में है। अब आधार बटे कर्ण पीछे याद करिए इसको भी, तो इसको कहते हैं कास थीटा। यहाँ भी वर्ग है तो इसको हम लगा देंगे इस प्रकार से, कास स्क्वायर
थीटा। अब ये हमारा ये सूत्र बन गया। ये त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हो तो आप सभी को याद होगा, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी पता होगा त्रिकोणमिति में तो ये सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए और होगा भी। अब ये सूत्र बन गया। अब इसी में हम साइन और कास से 2 बार में भाग कर दें, एक बार साइन से एक बार कास से। अब देखिए इसको आगे मिटा दो, जो समझ में आ जा रहा है जो बता दे रहा हूँ उसको मिटाते हुए चलूंगा, क्योंकि स्पेस खाली हो जाएगा ना, जगह खाली हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। यानी कि ये साइन स्क्वायर है ना, तो 1 देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके 1 के है, 1 के है ना। यही मैंने सेम उधर लिख दिया क्योंकि इसका मैंने चेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज कर दिया। अब इसी में मैं भाग दे दूँ साइन से, साइन स्क्वायर थीटा से, सभी टर्म में, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस ये देखिए कास थीटा और साइन थीटा, याद करिए पीछे, तो इसको कहते हैं काट थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर हम यहाँ लगा देंगे, ये बराबर हो जाएगा। मैंने बताया था ना साइन का संबंध किससे था, याद करिए पीछे कोसेक से, तो इसका संबंध क्या था कोसेक से, कोसेक थीटा। अब यहाँ भी वर्ग है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे, तो ये सूत्र ये भी बन गया, एक सूत्र ये भी बन गया। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसी में मैंने बताया ये सूत्र भी लिख लीजिए क्योंकि हम मिटा रहे हैं। अब इसी में मैं भाग दे दूं कास से, एक बार मैंने बताया साइन से भाग दीजिए, एक बार कास से। अब कास से जब भाग देंगे तब क्या प्राप्त होगा कास स्क्वायर थीटा, और इसमें भी कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे सभी टर्म में, है ना। अब देखिए कास और कास यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है तो ये कटेगा, है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कास थीटा, ये बराबर, पीछे ध्यान कीजिए सब लोग, कि होता है tan थीटा के, tan थीटा के। अब ये वर्ग के रूप में है स्क्वायर में, तो यहाँ भी हम लगा देंगे स्क्वायर, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बराबर किसके। अब देखिए कास का संबंध किससे था, सेक से, है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर जब पलटेगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। त्रिकोणमिति में जितना सूत्र मैंने बताया आप सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सभी सूत्र के उपयोग से हमारे सारे एक्सरसाइज लगेंगे। ठीक है, अब छोटा सा और एक बात बता दूं, इसमें मैंने बताया पहले भी और थोड़ा सा और बता दूं कि जब मैं इसको न्यून कोण मानूंगा तो इसके अनुसार हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि हम समकोण त्रिभुज में, ये 90 अंश रहेगा, यदि इसको न्यून कोण मैंने मान लिया, इसको न्यून कोण मान लिया तो लंब हमारा ये हो जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लेकिन आधार हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, लंब और आधार न्यून कोण के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो ये बात मैं बताना जरूरी चाहा और पहले भी बताया था, इसलिए इसमें भी बता दे रहा हूँ। इसी में सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि एक समकोण त्रिभुज मैं बना दूं, इसी में मैं बोल दूं ए और बी और सी। ठीक है, इसी में कहूँ साइन, साइन ये बराबर हमें मान भी ज्ञात कीजिए, और इसी में कास, कास सी का भी मान हमें बताइए। इसमें नंबर दिया रहेगा कुछ ना कुछ, 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इस प्रकार से मान दिया रहेगा। तो हमें एक बार कोड सी लेकर चलना पड़ेगा, एक बार हमें कोड ए लेकर चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार के जब सवाल आ जाते हैं ना तो सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि एक ही त्रिभुज बना है, उसमें कहीं कोड लिखा है ये और कहीं कोड लिखा है सी, तो कैसे मैं ज्ञात करूँ, इसी में परेशान हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दिया यहाँ कि कैसे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आगे एक सवाल इस प्रश्नावली 8.1 का इसमें लगा के आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो इसको मिटा दो पहले।